नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। ई इनवॉइस का अभी आज मतलब कल 24 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन आया कि जहां पर ई इनवॉइस की लिमिट 50 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है। ई इनवॉइस का करीब करीब हमने 2 घंटे का लेक्चर लिया था लाइव क्लासेस का। उसका हमने 2 पार्ट में है, वो हमने दोनों पार्ट इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब में। आप देखिएगा जरूर, बहुत डिटेल में है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है वो मैं पहले दिखला देता हूं, क्योंकि हमारा ये मानना है जब तक आप सोर्स तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो जितने भी आप न्यूज व्हाट्सएप ये सब में देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो असली नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। तो आइए, असली नोटिफिकेशन देखने के लिए मैंने क्या किया, मैं सीबीआईसी के वेबसाइट में गया सबसे पहले, और सीबीआईसी के वेबसाइट में मुझे ये नोटिफिकेशन मिला ही नहीं। तो मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर हमने क्या किया, एक ई गैजेट .nic.in है, उसमें गया। उसमें मैंने इतने सारे नोटिफिकेशन आए और इसमें मैंने सर्च किया फाइनेंस। तो जो मैंने फाइनेंस सर्च किया इसमें 3 नोटिफिकेशन थे, जिसमें एक ई इनवॉइस था। इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन मिला और इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है। नोटिफिकेशन नंबर क्या है, 1/2022 डेटेड 24 फरवरी 2022। ये नोटिफिकेशन हमें मिल गया। तो अब हमें विश्वास हो गया कि ये नोटिफिकेशन ठीक है, ओरिजिनल है। और यहाँ पर 50 करोड़ की जगह कितना कर दिया गया, 20 करोड़ कर दिया गया ई इनवॉइस। ई इनवॉइस होता क्या है, किसको एप्लीकेबल है, और बाकी और क्या क्या कंडीशंस है। तो ये हमारी जो किताब है रूल 48 में मैनर ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस, यहाँ पर अमेंडमेंट लेके आए और यहाँ पर रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जहां पर ये पहले 50 करोड़ था, अब इसको कितना कर दिया गया, 20 करोड़। ये 16 नंबर में हमने यहाँ लिख भी दिया है, शैल बी सब्स्टिट्यूटेड ₹20 करोड़ इंस्टेड ऑफ 50 करोड़ वाइड नोटिफिकेशन दिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब आप ये भी देखिएगा कि इससे पहले नोटिफिकेशन और कौन सा है, किस नोटिफिकेशन वो चेंज कर रहा है। तो प्रिंसिपल पहली बार नोटिफिकेशन 13/2020 को आया, उसके बाद नोटिफिकेशन आया 23/2021 को। तो आपको ये पता है कि ये जो नोटिफिकेशन का पावर कहां से आया, रूल 48 सब रूल 4 से आया। वहां पर 50 करोड़ लिखा हुआ था, उसको 20 करोड़ किया गया। और इससे पहले कौन कौन से नोटिफिकेशन आए, एक नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 आया। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया 23/2021। ये सारे नोटिफिकेशन हमने देखे, ये 23/2021 फिर 13/2020। जो भी नोटिफिकेशन है जो चेंज हो रहा है वो सारा हमने किताब में लिखा हुआ है। ये किताब बहुत अच्छी है, अगर आपके पास नहीं है तो चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्यों चाहिए, क्योंकि ये फुटनोट पुराना लॉ और हेड नोट में कनेक्शन है, जैसे 54 सब रूल 4 में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह वगैरह। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। अब ई इनवॉइस पे हमने लेक्चर्स जो लिए हैं वो देखिए, इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं, 1 से लेकर 12 टोटल। अगर आप इनवॉइस पे लेक्चर देखेंगे तो मुझे लग रहा है 10 घंटे से भी ज्यादा है। ये कितने घंटे का लेक्चर है, 12 घंटे 27 मिनट का लेक्चर है। उसमें से 2 लेक्चर्स ई इनवॉइस के हैं जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, आप देखिएगा जरूर उसको। अब हम लोग जो आज कर रहे हैं वो रूल 48 काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें टैक्स ई इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन पहले अगर अब 2 तरह के लोग हैं रजिस्टर्ड पर्सन में, रजिस्टर्ड पर्सन, रेगुलर। एक जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़, एक जो एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है ना। इनको कह दिया कि अब दोनों इनवॉइस इशू करेंगे, दोनों इनवॉइस इशू करेंगे। किस तरह का इनवॉइस इशू करेंगे, इनवॉइस, पेपर इनवॉइस, दोनों पेपर इनवॉइस इशू करेंगे। ये पेपर इनवॉइस क्या ये कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड होगा या हैंड रिटन होगा, कंप्यूटर द्वारा। कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड हो या हैंड रिटन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवॉइस के कंटेंट ऑफ इनवॉइस के सारे कंडीशन वो सेटिस्फाई करे बस। लेकिन इसको कह दिया एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 50 करोड़ से ज्यादा है, इसको कह दिया कि ये पेपर इनवॉइस जो आपने इशू किया है, इसको हमने एक नया पोर्टल बनाया है ई इनवॉइस का,
उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसको हम लोग IRN एक जनरेट करेंगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जो आपने पेपर इनवॉइस इशू किया है उस पेपर इनवॉइस के सारे कंटेंट को आप इस ई इनवॉइस के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। जब वो अपलोड कर देंगे तो एक नंबर जनरेट होगा जिसको हम लोग कहेंगे IRN, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ में आया? ये IRN नंबर अगर उस इनवॉइस में छपा हुआ है देन इट इज ए प्रूफ कि ये पेपर इनवॉइस जो आपने इशू किया है वो रजिस्टर्ड हो गया है। राया, यस सर। तो व्हाट डू यू मीन बाय ई इनवॉइस? अरे बताइए, ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है? ऐसी इनवॉइस जिसके ऊपर IRN नंबर विद QR कोड इनबिल्ट हो। नहीं, ऐसा पेपर इनवॉइस जो आपने ई इनवॉइस के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उस रजिस्ट्रेशन करवाने के कारण आपको एक IRN नंबर जनरेट हो गया जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं ऑब्वियसली, और इसकी से रिलेटेड QR कोड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है? ये आपके इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। ये नजर आ रहा होगा आपको? हाँ। और ये है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिएगा बहुत बड़ा लिखा हुआ, ये रहा, जो कि मैं इसको हटाता हूं। ये देख रहे हैं आप? जी जी जी। ये देखिए, ये है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, कितना बड़ा है। इसमें क्या है मैं अभी बताता हूँ। और ये उससे रिलेटेड QR कोड है। तो एक ऐप आएगा, इस स्कैन करेंगे तो ये QR कोड बता देगा इस इनवॉइस का कंटेंट क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, हर एक इनवॉइस का जो नंबर होता है, अब देखिए आप ये बताइए, ये पेपर इनवॉइस है या नहीं है? है। और इस पेपर इनवॉइस में सप्लायर का नाम लिखा हुआ है नेस्ले, रिसिपिएंट का नाम लिखा हुआ है बिल टू, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, सॉरी, ये इनवॉइस नंबर किसने जनरेट किया है? सप्लायर ने। सप्लायर ने जनरेट किया। अपना यूनिक नंबर जो जनरेट करता ही है। यानी कि ई इनवॉइस के आने से कंप्यूटर ई इनवॉइस नहीं, इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा। पेपर इनवॉइस आप ही जनरेट कर रहे हैं। चाहे हैंड रिटन जनरेट कीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपलोड करना है। ठीक बात है ना? सब कुछ सेम है। अब एक बात बताइए, जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो मुझे एक बात बताइए आप, एक मिनट, ये मतलब, हाँ, जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो एक IRN नंबर जनरेट होगा। इस पूरे इनवॉइस को मुझे यूनिक बनाना है तो इसमें कौन कौन सी फील्ड डालनी पड़ेगी कि यूनिक बन जाए? पहला, सप्लायर का GSTN नंबर, हेलो, फिर इनवॉइस नंबर। तो जैसे मैं सप्लायर का GSTN नंबर और इनवॉइस नंबर डालूंगा तो ये पूरा इनवॉइस यूनिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये इनवॉइस नंबर किसी और सप्लायर भी, कोई और सप्लायर भी यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन मैं GSTN नंबर और इनवॉइस नंबर को मैं जोड़ देता हूं तो यूनिक इनवॉइस बन जाएगा वो। अब मुझे इसमें अगर मैं टैक्स इनवॉइस की वैल्यू डाल दूं और अमाउंट ऑफ टैक्स डाल दूं तो सरकार को ये पता लग जाएगा कि ये इनवॉइस में इतनी टैक्स इनवॉइस की वैल्यू थी, इतनी टैक्स की वैल्यू थी। करेक्ट है? आप इस इनवॉइस में बाद में जाके अगर अमेंडमेंट भी कर देते हैं तो भी सरकार के पास तो ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू और टैक्स की अमाउंट रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल। आपने IRN जनरेट किया मान लीजिए 10 अक्टूबर को, यानी कि इसके कंटेंट को अपलोड किया, एंटायर कंटेंट अपलोड हो रहा है, याद रखिएगा। एंटायर कंटेंट का मतलब एंटायर कंटेंट है, एक एक चीज, सप्लायर का नाम, रिसिपिएंट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइम, ऑर्डर नंबर, ड्यू डेट, एवरीथिंग, ये सारा डिटेल HSL सब। तो एक IRN नंबर, ये बहुत
बड़ा डिजिट है, ये एक नंबर जनरेट होता है, ये मुझे लग रहा है कि 64 डिजिट का होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड क्यूआर कोड। अब मैं क्यूआर कोड, एक ऐप आएगा, उससे मैं स्कैन करूंगा तो मुझे जीएसटी नंबर ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, इनवॉइस नंबर, उसका वैल्यू, उसका टैक्स, उसका एचएसएन, सब कुछ मुझे पता लग जाएगा। ठीक बात है। तो जब शुरुआत में ई इनवॉइस आया था तो लोगों को ये लग रहा था कि ई इनवॉइस के पोर्टल में जाके मुझे एंट्री करके इनवॉइस जनरेट करना है, जबकि ऐसा है नहीं। इनवॉइस आपको ही जनरेट करना है। ठीक बात। और उसी इनवॉइस को मैं क्या कह रहा हूं, जो इनवॉइस आप जनरेट करते हैं उसको मैं क्या कह रहा हूं? अरे नाम बता दीजिए, अभी नाम बताया था। IRN, पेपर इनवॉइस। पेपर इनवॉइस। पेपर इनवॉइस। पेपर इनवॉइस। तो पेपर इनवॉइस हर किसी को जनरेट करना है। आप इस पेपर इनवॉइस को अगर आप इनवॉइस के पोर्टल में, ई इनवॉइस के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा वो? ई इनवॉइस। ई इनवॉइस। और उन्होंने 10 पोर्टल के नाम रखे हैं। देखिए, एक है e-invoice1.gst.gov.in, ऐसे करके 10 पोर्टल वो चालू करेंगे। अभी तो एक ही पोर्टल शायद चालू हुआ है, लेकिन अगर यही इनवॉइस में वो 50 करोड़ का लिमिट हटा दें तो ये पूरी दुनिया ई इनवॉइस जनरेट करेगी, यानी कि पूरी दुनिया उस पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवा रही होगी। और जब पूरी दुनिया पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवा रही होगी तो पोर्टल डाउन हो सकता है, इसीलिए ये किया गया है। ठीक बात। सर इसका बेनिफिट क्या है? अभी मैं वो बेनिफिट पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको। एक मिथ आया था, बोला सर इस ई इनवॉइस, पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो टैली और भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें इनवॉइस जनरेट करते हैं? हेलो, यस सर। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ई इनवॉइस के पोर्टल के साथ लिंक कर दीजिए। ये वाला जो पोर्टल है इसके साथ लिंक कर दीजिए। फिर जैसे ही लिंक कर देंगे, वो लिंक करने का अपना तरीका होगा उनका, एपीआई फीपीआई ये सब देके। अब जैसे ही आप ये पेपर इनवॉइस जनरेट कर देंगे तो ये फिर एक स्टेप और पूछता है, डू यू वांट टू रजिस्टर दिस पेपर इनवॉइस इन द इनवॉइस पोर्टल? आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे, विद इन मिली सेकेंड आपको आईआरएन नंबर भी मिल जाएगा और क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रिंट का। जैसे प्रिंट मारेंगे तो आपको जैसा मैंने ये इनवॉइस दिखलाया था वैसा आपको नजर आने लगेगा, ऐसा ही नजर आने लगेगा। और जैसा डिजाइन तो अलग अलग होगा, लेकिन उस इनवॉइस में आपका आईआरएन और ये क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिक। ये सॉफ्टवेयर करेगा, आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, विद इन मिली सेकेंड ये काम करता है। आया ये? हेलो? हाँ सर, ये हो रहा है सर ऐसा। हाँ, टैली में ये नहीं, जनरेट लेकिन करा दूसरे मैंने। सॉफ्टवेयर में हो रहा है सर। नहीं नहीं, खूब हो रहा है। ठीक है। तो टैली सारे में भी मिथ आ खत्म गया हो गए। प्राइम लोगों ने टैली। कहा कि कैसे होगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपने पेपर इनवॉइस 100 जनरेट किए हैं तो एक साथ लाइन में क्यू में लगा दीजिए, वो अपने आप विद इन मिली सेकेंड वो 100 के 100 आयरन जनरेट कर देगा, प्रिंट निकाल देगा आयरन और क्यूआर कोड के साथ। ठीक बात। तो Yes. अभी तो 50 करोड़ से ऊपर वाले को किया है, लेकिन ये 10 करोड़ भी आ जाएगा किसी दिन। जब 10 करोड़ आएगा तो ये टैली को उसके साथ करना पड़ेगा। ठीक बात है। अब इसका बेनिफिट समझिए। पहले सप्लायर रिसिपिएंट, आज के डेट में क्या हो रहा है, सप्लायर पेपर इनवॉइस इश्यू कर रहा है, ये अपने कंप्यूटर से इश्यू कर रहा है। फिर जब रिसिपिएंट को मिलता है तो फिर ये पेपर इनवॉइस को वो अपने कंप्यूटर में एंट्री करता है या नहीं करता है? लेकिन अगर ये ई इनवॉइस इश्यू करेगा तो इसको रिसिपिएंट को अपने कंप्यूटर में किसी अकाउंटेंट को बैठा के एंट्री करवाने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस इसका सॉफ्टवेयर में जैसे ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा, एक एक फील्ड वो स्कैन करके ऑटो एंट्री कर देगा। कर भी रहा है सर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है यहाँ कर रहा है, ऑटो एंट्री करेगा। बताइए, ये अकाउंटेंट का काम खत्म।
परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम्म, परचेज की एंट्री करते वक्त गलती हो जाती है, वो गलती खत्म। इसने आउटपुट टैक्स जितना दिया है उतना ही वो आईटीसी ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्लेम कर लेगा। हम्म, ई इनवॉइस जब वो जीएसटीआर 1 भर रहा होगा तो जितना भी ई इनवॉइस इसने जनरेट किया है वो ऑटोमेटिकली इसके टेबल 4 में नजर आएगा। इंपोर्ट कर लीजिए, आएगा आ जा रहा है। ऑटोमेटिकली ई में बिल में नजर आएगा। हम्म, इस ई इनवॉइस को कैरी करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कोड कैरी कीजिए, यानी कि पेपर वर्क खत्म। समझ में आ रहा है आपको? हम्म, ये ई इनवॉइस आपको जितना ज्यादा पेपर इनवॉइस जितना ये इसमें फील्ड है वो सारे फील्ड को एंट्री करने में तो हालत खराब होगी या नहीं होगी? होती है। अब देखिए इसमें इतने सारे गुड्स हैं HSN नंबर के साथ, आदमी पागल हो जाए। ये तो एक ही पेज का है लेकिन ये 10-10 पेज का होता है। मैं आपको ओरिजिनली अगर इनवॉइस का वो दिखलाऊं तो आप देखिए, मैंने इन इनवॉइस पे बहुत स्टडी किया भाई। यूरोप में सबसे पहले ये एप्लीकेबल हुआ था, उसके भी मैंने बहुत पढ़े हैं। तो ये इन्होंने एक निकाला था जीएसटी फॉर्म, जीएसटी INV 1, लेकिन इसको भी इन्होंने चेंज किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, INV 01, हाँ यही है। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक एक चीज, अब इसको अगर आप, मैंने तो बहुत पढ़ा था 01 का मतलब, 0 का मतलब ऑप्शनल है, 1 का मतलब रिपीट नहीं होगा। अब जैसे HSN कोड है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। तो इसको कोड दे देंगे 1N। 1 का मतलब मैंडेटरी, N का मतलब रिपीट मोर देन वंस। तो अब जब वो पेपर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ई इनवॉइस के पोर्टल में, तो आपको शायद कुछ कुछ गलतियां वो हाईलाइट करे कि ये चीज है या नहीं है। नहीं, ये पूरा INV 01। ये देखिए, आयरन इज ए यूनिक रेफरेंस नंबर, ये कितने डिजिट का यहाँ कहीं लिखा हुआ है देखिए, 649 नहीं, इसमें नहीं लिखा। इनवॉइस टाइप कोड, यहाँ पे क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, ये सब का आएगा। इनवॉइस सब टाइप रेगुलर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और इनवॉइस नंबर एज मेंशन इज रूल टू बी चेक्ड, यानी कि जो इनवॉइस नंबर आप पेपर इनवॉइस में जनरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, 1, और एक ही बार आएगा तो 1 1। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 1 1, इसका मतलब इट मींस आइटम इज मैंडेटरी और सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो इस तरह से इन्होंने इनवॉइस की करेंसी, USD, ये सब कुछ है इसमें। और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई होती है वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वहां इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। अब गवर्नमेंट में इतने सारे लोगों को बैठाया हुआ है सिर्फ परचेज इनवॉइस ये सब कुछ एंट्री करने के लिए, वो सबकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। क्रेडिट कितने दिन का दिया, अभी क्रेडिट कितना दिन का दिया, या इनवॉइस में मेंशन करना कीजिए, तो ऑप्शन हो गया। 0 मतलब ऑप्शनल हो गया, 1 मतलब एक ही बार रिपीट हो सकता है। इस तरह से डिस्पैच फ्रॉम ई कॉमर्स का डिटेल आप देख रहे हैं, एक एक चीज है। लिस्ट ऑफ आइटम्स, डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स, टोटल डिटेल्स, टैक्स टोटल, पेड अमाउंट, एक्साइज कस्टम अगर लगा हुआ है तो, टबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो, ई वे बिल की डिटेल, सब तो हो गया। तो ये फॉर्म आपको समझने की जरूरत नहीं है। इस तो ये फॉर्म अब बेसिस पे ये IRN जनरेट होता है। हाँ तो बोलिए। ये आप जो बता रहे हैं अभी, हमको जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, तब हमको हाँ, रिफर करना चाहिए फॉर्म ये? नहीं कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ पेपर इनवॉइस बनाना और कुछ नहीं करना। नहीं, फिर आप बोले 101 ऑप्शनल है, तो हमको कब पता चलेगा भाई? नहीं, पेपर इनवॉइस भी जब आप बनाते हैं थोड़ी इनवॉइस नंबर 2 बार लिखते हैं, ओके। है ना। ये तो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, राजीव जी को मालूम रहेगा सर। क्या चीज?
राजीव जी वही बनाते हैं ना क्या बनाते सॉफ्टवेयर? हैं? सॉफ्टवेयर। राजीव जी सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, राजीव जी? मैं सर सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, एक सॉफ्टवेयर डील करता हूँ मैंने सर। मतलब वो कंपनी का सॉफ्टवेयर मैं रिटेल करता हूँ, इधर मार्केटिंग करता हूँ इधर। स्पीड प्लस बोल के एक सॉफ्टवेयर है सर। कौन सा? स्पीड प्लस। और ये क्या सॉफ्टवेयर है? सर वो रिटेल ईआरपी का सॉफ्टवेयर है सर। अच्छा, रिटेल ईआरपी का सॉफ्टवेयर है। हाँ तो कभी डेमो दे दीजिए हम लोग को, ओके सर। सर है ना? एक्चुअली क्या है उनका एक पोर्टल है, उधर में डेमो मिलता है सर, हर टाइम मिलता है। वो दे ऑफर ए 21 डेज ट्रायल बेस। अच्छा अच्छा। अरे चलिए आइए वापस। तो ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। अब अगर कोई पूछे आपसे ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? It is a paper invoice. पेपर इनवॉइस, करेक्ट। उसके बाद? After registration on e-registration portal, हाँ the IRN number is generated हाँ, विद क्यूआर कोड, with QR code, बस दैट and विल that बिकम can ई इनवॉइस। invoice. बस इतना ही, और कुछ नहीं है इनवॉइस। तो शुरुआत में तो आया था, बाप रे बाप, इसको समझने में हमें काफी टाइम लग गया क्या कहना चाहती है, लेकिन सर ये आप डायरेक्ट वन में भी अपलोड होते हैं डायरेक्ट ना ई इनवॉइस? इनवॉइस। जैसे हम इनवॉइस बनाते हैं, जो हम्म, हमारा वन में ऑटोमेटिक अपलोड भी होता है क्या? सही है, हाँ यस, नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके। सर इसका और ऐसा टर्नओवर क्यों लिमिट, करना पड़ता है, अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। टर्नओवर लिमिट कितना है सर? 50 करोड़। प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग ईयर्स में भी ना ये सर, ऐसा करेंगे, कुछ था? ये कर रहे अभी अभी एक एक करके। रूल 48 सब रूल 1। ये देखिए, ये पेपर इनवॉइस के बारे में बात कर रहा है। अभी जो आप पेपर इनवॉइस इशू करते हैं वो डुप्लीकेट में इशू करते हैं गुड्स के लिए। सर्विसेज है तो डुप्लीकेट में इशू करते हैं, लेकिन अगर गुड्स है तो डुप्लीकेट में, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए और डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। ठीक बात है? इसको फॉलो बहुत लोग नहीं करते, ये अलग बात है। और सर्विसेज में ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal in GST1। कौन से टेबल में लिखना पड़ता है इसको जरा बताएंगे? जितना भी आपने डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो कौन से टेबल में जाता है? 4A में है सर। नहीं, डॉक्यूमेंट का नंबर, सीरियल नंबर। आई थिंक 13 में, हाँ जी, 13 में, 19, 13 में। 13। एक बार देख के बताइए, प्लीज देख के बताइए। GSTR1 के टेबल 13 में सर। कंफर्म है? हाँ चलिए ठीक। Four, the invoice shall be prepared by such class of registered person as may be notified by the government। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ने बहुत बार, ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बार चेंज किया है, तो मैं इसको यहाँ, अरे छोड़िए, as may be notified by the government on the recommendation of the council by including such particulars contained in GST INV 01। तो ये मैं आपको दिखला चुका हूँ। After obtaining an IRN invoice reference number by uploading information, वो 10 वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, कहाँ इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे? इस 10 वेबसाइट में। Contained therein on the CGST portal in such manner and subject to such condition restriction as may be specified in the notification। तो रूल 4, सब रूल 4 में तो बस इतना ही लिखा हुआ है, एक पोर्टल का नाम देंगे, एक फॉर्म का नाम देंगे, वो पेपर इनवॉइस को आपको अपलोड करना है। किसको अपलोड करना है? जिस रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे। ठीक बात है? अब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाले हैं, ये देख रहे हैं 17। तो यहां पर लिखा हुआ बार बार चेंज भी हुआ है। अब इस पूरे इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ई इनवॉइस यानी कि पेपर इनवॉइस किसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं और पढ़ने के बाद मैं आपको कहूंगा इसको याद कर लीजिए आप। फिर याद करने के बाद मैं आपको कहूंगा कि मैं फिर कुछ सवाल करूंगा, उस सवाल से बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी। तो रजिस्टर्ड पर्सन, अब आप जैसे जैसे हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको सोचना रजिस्टर्ड पर्सन कौन? सप्लायर या रिसिपिएंट। अदर देन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, डेवलपर नहीं लिखा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा।
एंड दोज रेफर टू इन रूल 54 सब रूल 2। और हमें वो 54 सब रूल 2 में कौन कौन है ये हमने यहाँ लिख दिया है, 54(3), 54(4), 54(4)A। और अगर आप रूल 54 याद करेंगे तो हमने कहा था स्पेशल इनवॉइस जो इश्यू कर सकता है, एकदम शुरुआत वाली इनवॉइस की क्लास में बताए थे। तो स्पेशल इनवॉइस जो जो इश्यू कर सकता है उन सबको यहाँ पर डाल दिया। एंड सिनेमा थिएटर ऑफ द सेड रूल्स एंड whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 50 crore। तो अगर मैं इसको यूं पढ़ूं, रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards, यानी कि 17-18 से पहले नहीं, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, अभी क्या चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो 20-21 इन 4 साल में कभी भी अगर एग्रीगेट टर्नओवर कितने रुपए से ज्यादा हो, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप हो जाएंगे एज ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि यहाँ पर जो लिखता है रूल, ये तो नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो कौन सा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़। लेकिन कौन नहीं हुआ, जो 54 सब रूल 54 में आएगा वो नहीं हुआ, SEZ यूनिट नहीं हुआ वगैरह। शैल प्रिपेयर ए इनवॉइस, हेलो क्या लिखा हुआ है, अरे बोल दीजिए ना। इनवॉइस इनवॉइस, इसका मतलब जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा क्या उसको इनवॉइस एप्लीकेबल है? नो नहीं है। जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा वो, इसका मतलब मैं एज ए रजिस्टर्ड पर्सन मैं एग्जाम सप्लाई भी करता हूं, क्या मैं ई इनवॉइस, पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा? अरे बोलिए हाँ या ना। नो सर। नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शायद प्रिपेयर है इनवॉइस। वो इनवॉइस का मतलब इनवॉइस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। In terms of Rule 48 sub Rule 4 of the said rules in respect of supply, इसका मतलब कौन सी सप्लाई? Only taxable supply, since term referred is invoice of goods or services or both। तो अभी कोई पूछ रहा था क्या सर्विस इंडस्ट्री को भी इशू करना है? यस करना है, ठीक बात। Yes, sir. इसको हेलो, ये रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई किसको करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर अनरजिस्टर्ड को करेगा तो क्या पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नो नहीं है। तो टू ए रजिस्टर्ड पर्सन B2B कवर्ड, B2C नॉट कवर्ड। और अगर आप आउटसाइड इंडिया गुड्स भेज रहे हैं तो तो भी या नहीं आउटसाइड रहेगा। इंडिया एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? हाँ तो बिल्कुल है। तब तो कंपलसरी है। अब आप क्या कीजिए, इसको याद कीजिए, हेड नोट को याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब याद कीजिए। मैं भी पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। बताइए। मैं बताऊं क्या सर? हाँ बताइए। A registered person other than some specified, कुछ किया हुआ है सर, हाँ, whose annual turnover from financial year 17-18 to 2021 exceeds rupees 50 crore हाँ, will issue the e-invoice to a registered person हाँ, for both good and services, हाँ, और and फॉर also for export। एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और कौन सुनाएगा? सर मैं सुनाऊंगा। हाँ, एज पर सेक्शन 48 सबसेक्शन 4 of हम्म, CGST rule, हम्म, a notified class of registered persons whose aggregate turnover exceeding the prescribed limit, एक्सीडिंग द, क्या है वो प्रिस्क्राइब लिमिट? 50 CR हाँ, onwards from the financial year 17-18 हाँ, has to apply on the e-registration portal अच्छा, and issue invoice हाँ, of goods and services हाँ, to registered person, हाँ, or and this class of notified persons हम्म, other than the government authority, local authority, and banking company, non-financial banking corporation, GTA. For them this provision is not applicable,
of e-invoice. अच्छा गणेश जी, आपने एक बात बोला कि विल अप्लाई फॉर IRN, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी दे दूं, एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये कैसे पता लगता है मैं आपको बताता हूँ। आप इस पोर्टल में जाइए ओके सर। और अपना GSTN नंबर टाइप कीजिए, और अगर ये GSTN नंबर टाइप करने से ये पोर्टल आपको बताएगा कि आपको पेपर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना। तो आपको अप्लाई नहीं करना है। और याद रखिएगा, ये मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, लेकिन मैं ऑन हिज ओन वॉलंटरली इनवॉइस इशू करना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं क्या करता हूं, आपको पोर्टल दिखलाता हूं पहले, फिर बात करते हैं आगे। देखिए ये ई इनवॉइस का है पोर्टल, ठीक है। अब यहां पर आप सर्च मारिए, और यहां पर अगर आप ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर देखेंगे, आप यहां पर GSTN, किसी का GSTN बताइए। गणेश जी, आप अपना GSTN बताइए। गणेश जी नहीं सर, याद नहीं मुझे सर। याद नहीं है, ओके। और कोई? सर मेरा वाला बोल देता हूँ। रुकिए, रेलवे का एक बार GSTN उठाता हूं। UY6 Q है या O है? क्यों है शायद। अच्छा, ETDG, और ये अगेन Q है। क्यों होगा सर। हाँ ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेगुलर, यू आर एनेबल्ड फॉर इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सर ना कहाँ? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो कार्गो तो आ जाएगा ना। अभी हम लोग Okay. एनालिसिस करेंगे, आप घबराइए मत। अच्छा, और किसी का बताइए जिसका सर मैं GST याद करता, समय याद करके बता देना। है। मैं याद करके बता रहा हूँ। रुकिए मैं पॉज करता हूँ, रुकिए उसको देखते हैं। गो, अरे आया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ई इनवॉइस इज नॉट एनेबल्ड फॉर दिस टैक्स। सर एग्रीगेट पोर्टल पे, एक मिनट, एग्रीगेट टर्नओवर आपका उठाता है GST के पोर्टल से। तो GST के पोर्टल से उठाया, और यहाँ द लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कंप्लीट एज पर GST सिस्टम बेस्ड ऑन 3B फाइलिंग। 3B फाइलिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तो एनेबल होना चाहिए, तो आपको द एनेबल डज नॉट मीन दैट GST इज सपोज्ड टू डू इनवॉइसिंग। If taxpayer is exempt from e-invoicing or invoicing not applicable to a taxpayer for any other reason, they need not be concerned about the enablement status and may please ignore the same. अब जैसे अगर रेलवेज में लिखा हुआ एनेबल है, लेकिन उसको एप्लीकेबल नहीं है, तो इग्नोर भी कर सकता है, क्योंकि वो पोर्टल से उठा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ई इनवॉइस का, वो पोर्टल से सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर को बेसिस से उठा के देख रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा है। और अगर उसको लगता है कि वो तो एनेबल होना चाहिए और यहाँ पर नॉट एनेबल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन ई इनवॉइस एनेबलमेंट का, और यहाँ पर अच्छा वो अप्लाई कर सकते हैं। ये है सिस्टम, ठीक है। हाँ यस सर। सर अभी जब भी हम अपना डैशबोर्ड पे जाते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर पे, तो हाँ। बार बार बता रहा है 2021 का आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है अपडेट करो हमको। अच्छा, ये भी वो तो उसका रीजन ऑटोमेटिक ये आ भी रहा है हो ना। सकता है सर। नहीं गणेश जी, ऐसा नहीं है। कुछ टर्नओवर है जो हमने अभी डिक्लेयर किया है, वो तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा ना।
मतलब 2021 का मेरा कुछ टर्नओवर है जो मैंने अभी जो इस करंट ईयर में डिक्लेयर किया है 3B में, वो उसको तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसने लास्ट डेट दी है सर, अगर आप पोर्टल खोलेंगे किसी का भी तो नीचे ही वो दे रहा है सर। नहीं, अभी चल रहा है 21-22, ठीक बात है। यस सर। और आप बोल रहे हैं 20-21 का आपका सारा डिटेल्स हाँ आ वो चुका है, सितंबर भी जा चुका बीस है। इक्कीस का सर, वो 20-21 का अपडेट करने को बोल रहा है पोर्टल पे कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ है। आप अगर किसी का भी पोर्टल खोलेंगे ना सर, हाँ डैशबोर्ड पे ही दिख रहा है। आता है सर। अरे चलिए बाद में बात करते हैं इससे, तो अभी किस नहीं तो और। सर शायद वो 50 करोड़ के लिए मांगता रहेगा ये। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं ना। सर एग्रीगेट टर्नओवर तो उठाएगा वो। कल डिस्कस करते हैं अमित जी। अब मुझे पहले ना ई इनवॉइस पे आने दीजिए। अब देखिए ये क्या हुआ है, ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सर्च में गया और यहाँ जीएसटीएन जनरेटिंग IRN, और मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो एक PDF डाउनलोड होता है, अच्छा एक्सेल डाउनलोड हो रहा है। जितना भी आपको सप्लायर का पता करना है जो IRN जनरेट कर रहे हैं, यानी कि पेपर इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। और आपको आपको पता करना है कितने नंबर ऑफ SSC GST नंबर पेपर इनवॉइस को इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसका डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखला देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर से भी है। सब जगह से होंगे, जम्मू एंड कश्मीर छोटा मोटा थोड़ी है। कितना लिखा हुआ है ये नंबर? 144648, 1,44,648। देखिए अदर टेरिटरी का भी है, अब लीजिए। अदर टेरिटरी मतलब सर? अरे आप भूल गए, बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल एंड अप टू 200 हाँ नॉटिकल। हाँ हाँ। ये देखिए अच्छा। ड्रिलिंग कंपनी है ना, हाँ 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 यस। ये फैब्रिकेशन वो सब भी अदर टेरिटरी में कैसे है? मिडिल ईस्ट तो जॉब वर्क होगा ना उनका सर। सॉफ्टवेयर ऑफशोर लिमिटेड, ये तो समझ में आ रहा है। ये जिंदल पाइप ऑफ वहां क्या कर रहा है अदर टेरिटरी में? सर शिप में काम होता है सर ना, है शिप में काम होगा ऑयल। पता नहीं, लद्दाख में भी हाँ देखिए कितने लोग हैं। लद्दाख में भी 50 करोड़ के ऊपर है। हो गई। आज तो साइड एयरटेल भी अपना कंपनी लद्दाख में खोला होगा, तो लद्दाख भी होगा। ITC भी है, हैथवे, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स, तो वहां की लोकल कंपनी नहीं है, नेशनल कंपनी है। नेस्ले, ओ। रिलायंस, एयर अथॉरिटी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्रसार भारती, NHPC। तो लद्दाख की कोई लोकल कंपनी नहीं होगी, हम्म। नेशनल कंपनी होगी। सर ब्लू डार्ट भी है यस। हाँ, तो 1,44,000 लोग जनरेट कर रहा है, और एक ही पोर्टल अभी चालू है, याद रखिएगा। लेकिन आगे कंपलसरी करेंगे सर। आगे आने वाले टाइम में ये कंपलसरी हो जाएगा। अब मुझे अगर ये देखना है डेटा डेटा डेटा, लिमिट लगा दिया। अब नेस्ले कंपनी कितने स्टेट में रजिस्टर्ड है मुझे तुरंत पता लग जाएगा। ये देखिए, 26 जगह रजिस्टर्ड है नेस्ले। इन सब का GST नंबर आ गया है ना। चलिए, तो इस डेटा को आप यूज करना तो कर लीजिएगा। तो साइट कौन सा पता है आपने क्या चीज? ये आपने कहाँ से फाइंड आउट किया सभी ये? ई इनवॉइस। पोर्टल पे जाके ना? हाँ हाँ, ई इनवॉइस का जो पोर्टल था, हम्म। वहां पे सर्च में गया, वहां से मिल हम्म। गया। फिर से दिखा देता हूँ। ये होम, सर्च में गया ओके और ये रहा। ओके। रजिस्ट्रेशन या स्टैट्स पता लग जाएगा, कितना करोड़ों करोड़ों इनवॉइस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पेपर इनवॉइस। ये देखिए, हम्म। चलिए ये हो गया। अब देखिए, इसी को सिर्फ पढ़ने के बाद, ये मैं अभी बना ही रहा हूं ये टेबल,
ये कम से कम और 15-20 निकलेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो हम लोग अब कल डिस्कस करते हैं आपके साथ। वेरी गुड सर। यस सर। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए और आप सोचिएगा रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स ई इनवॉइस होगा या नहीं होगा, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड ई इनवॉइस होगा या नहीं होगा, एससीजेड डेवलपर टू रजिस्टर्ड पर्सन ई इनवॉइस होगा या नहीं होगा, रेलवेज टू कहीं ई इनवॉइस होगा या नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे आपके साथ कल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जी सर। चलिए, किसी को कुछ और ऐड करना तो थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, कल मिलते हैं।